नमस्कार। इस वक्त दिल्ली में ख़ासकर जहाँ हम रहते हैं और दूसरे इलाकों में बेमौसम की बरसात चल रही है। ओले गिरे हैं। कल्पना कीजिए उन तमाम लोगों की जहाँ जहाँ ये बरसात हुई होगी कि दिन में जब चल रहे थे तो कड़कती धूप थी, शाम हुई तो ओले पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है बेमौसम की। सर छुपाने को कहीं जगह नहीं है, पैदल जा रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। ये हमारे दौर की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी तरफ सरकारों का ध्यान पूरी तरह नहीं जा रहा है। अभी भी आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की, उसमें सरकार का रोल एक गारंटर जैसा ज़्यादा नजर आया, बजाय इसके कि वो राहत दे, मुसीबत के वक्त नागरिकों के काम आए जिनके वोट से सरकार चुनी जाती है। मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो ऐलान किए गए उसमें मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे व्यापारी और किसानों के लिए ज़्यादा ऐलान थे। जो माइग्रेंट लेबर है, जो इस वक्त घरों को वापस जा रही लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों से, उनके लिए जो बड़े ऐलान किए वो ये हैं कि 2 महीने तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा और इसके लिए 35 करोड़ का फंड एक एलोकेट किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा, 5 किलो मुफ्त अनाज। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान भी हुआ है और ये भी कहा गया है कि जो शहर में है माइग्रेंट लेबर, उनके किरायों में कटौती की जाएगी ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और हाउसिंग स्कीम भी बनेगी, हाँ, एसेट्रा। इस तरह की बातें की गई हैं। उसके अलावा और बातें जो कही गई हैं वो हैं शिशु मुद्रा योजना के तहत ब्याज में 2% की छूट। जब ब्याज में छूट है उसको भी राहत में शामिल किया जा रहा है। मुद्रा लोन लेने वालों को 1500 करोड़ का फ़ायदा होगा इससे। शिशु लोन 50,000 तक का लोन होता है। बहरहाल रेहड़ी लगाने वालों को 5,000 करोड़ रुपए के स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पर भी उधार देने की मतलब सुविधा दी जा रही है, राहत नहीं दी जा रही है। उधार और राहत का ये फ़र्क है कि सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही थी, अभी भी की जा रही है कि लिक्विडिटी, कैश का इन्फ्यूजन करे, अर्थव्यवस्था में और पैसा डाले, चाहे जीडीपी बढ़ता हो, जो भी होता हो। वो ऐसा नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि आप कर्ज के बोझ के तले पहले ही दबे हुए हो, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, हम आपको और कर्ज दिलवाएंगे और इसके लिए गारंटी हम लेंगे, बैंक्स को देंगे। बहरहाल रेहड़ी लगाने वाले को 5,000 करोड़ मैंने आपको बताया। फिर नाबार्ड के जरिए 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज का ऐलान किया गया। फिर बात कर्ज पर आ जाती है। इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे, उनको 25,000 करोड़ का कर्ज, फिर कर्ज की बात आ गई, उसका प्रावधान है। फिर 63 लाख कर्ज ऐसे हैं जिसमें 86,600 रुपये अप्रूव किए गए थे 1 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक, उनको भी इस राहत पैकेज में शामिल कर लिया गया है। हालांकि राहत पैकेज का ऐलान 2 दिन पहले हुआ है। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है 6,700 करोड़, ये सेंक्शन की गई है। ये राज्यों को दी जाएगी ताकि वो जो कटाई का मौसम तो बीत चुका, अब तो मंडियों में माल आ रहा है और आना है, उसको खरीद सके। 11,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे ताकि वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी देखरेख कर सकें। 3 वक्त का खाना मुहैया करवाया जाएगा। ये जो शहरों में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा देगी, 3 वक्त के खाने का। 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने 3 करोड़ मास्क बनाए हैं और करीब 1.25 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाया है। उनके लिए रिवॉल्विंग फंड्स दिए जाएंगे पैसा पोर्टल के तहत। और भी बहुत सी इस तरह की बातें कही गई हैं। रिटर्निंग माइग्रेंट लेबर्स विल बी गेनफुली एंगेज्ड। जो प्रवासी मजदूर वापस आना चाहेंगे, आएंगे, उनको काम दिलवाया जाएगा। ज़रूरत महसूस होती है ना अर्थव्यवस्था की, रीढ़ की हड्डी हमारी यही प्रवासी मजदूर है। मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ जहाँ भारत बसता है, शहरों में जहाँ जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जहाँ जहाँ छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, यही लोग हैं जो ऐसे प्रदेशों से आते हैं जो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। ये इस मजबूरी में आते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलता अपने गाँव में, अपने प्रदेश में, और यहाँ पर जो मिलता है वो आप देख रहे हैं, जो लेकर जा रहे हैं सर पे, एक आध गठरी, एक आध सूटकेस, 2 झोले, यही हासिल यहाँ पर भी हुआ। मतलब इतना तक वहाँ मुहैया नहीं था जो छोड़ कर आए थे अपना घर, अपना गांव, और यहाँ पर वो भी नहीं इनको मिला। एक दफ़े लॉकडाउन शुरू हुआ, तनख्वाहें कटनी शुरू हो गई, नौकरियाँ जानी शुरू हो गई।
और जो नौकरी देने वाले थे, छोटे या बड़े उद्योगपति हों, जो भी हों, उन्होंने सरकार से राहत की मांग शुरू कर दी। राहत चाहिए इन लोगों को जो अब भी जा रहे हैं। जगह जगह से ऐसी स्टोरीज हमें सुनने में आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली स्टोरीज हैं। लाखों की तादाद में इतना बड़ा पलायन, इतना बड़ा माइग्रेशन हमने सन 47 में हुआ था, जब धर्म की वजह से देश के दो टुकड़े हुए थे, हमें मजबूरी में वहाँ से यहाँ आना पड़ा था। फिर सन 71 में हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान से मजबूरी में वहाँ के लोगों को भारत आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री एक्शन शुरू हो चुका था, मार्शल लॉ लग चुका था। ये बांग्लादेश जंग की बात कर रहा हूँ। फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स, इतना बड़ा माइग्रेशन हमने नहीं देखा, और अब ये माइग्रेशन देख रहे हैं। फ़र्क ये है कि ये माइग्रेशन अपने ही देश में हो रहा है और अपने ही राज्यों में वापस जाने के लिए हो रहा है, जहाँ से आए थे अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। बहरहाल, इसके अलावा 2 महीने तक के अनाज का मैंने आपको बता दिया। इससे 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं उनको फ़ायदा होगा, और वन नेशन वन राशन कार्ड का भी मैंने आपको बता दिया। सवाल कुछ उठते हैं, कुछ सवाल ये उठते हैं कि अगर राशन को छोड़ दें तो जो ऐलान किए गए हैं, इससे क्या फ़ौरन राहत मिलेगी? क्योंकि इस वक्त जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जो अपने गांव पहुंच चुके हैं या जो रास्तों में हैं, उन्हें फ़ौरन राहत की ज़रूरत है। हर तरह की राहत की ज़रूरत है। खाना तो है ही, खाने के साथ साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो उनको राहत मिलेगी। एक और बात यह है कि मतलब क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल जो बार बार किया जाता है, हाँ, ये क्रेडिट को, कर्ज को राहत के तौर पर क्यों देखा जाना चाहिए? ये हमारे जहन में सवाल उठ रहा है। तीसरा हमारे जहन में सवाल ये उठता है कि वो जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि सरकार एक गारंटर की भूमिका में ज़्यादा नज़र आ रही है, बेनिफैक्टर की भूमिका में कम नज़र आ रही है। मतलब ये ऐसी सरकार नहीं दिख रही जो बिल्कुल लोगों का मतलब फ़ायदा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रही हो उनके अकाउंट्स में, बल्कि कर्जे का इंतज़ाम कर रही है उनके लिए, और गारंटर बन के खुद खड़ी हो रही है। क्या राहत पैकेज का मतलब यही है? अपने आप में काफ़ी सारे सवाल हैं, अभी और भी मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन ये जो बातें हैं अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या है, मुझे लग रहा है कि 2 पैरेलल नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। एक नैरेटिव चल रहा है कि प्रधान सेवक ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान कर दिया। अब दूसरा उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि फाइनेंस मिनिस्टर आ रही हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बता रही हैं कि कैसे जो पहले अलॉट हो चुका था, एलोकेशन हो चुका था, जिस चीज़ों का जिन बातों का फैसला पहले हो चुका था वो भी इसमें शामिल हैं। वो बातें खुल खुल कर सामने आ रही हैं, परत दर परत। तीसरे, कर्ज़े को लेकर ज़्यादा जोर है कि आप कर्ज़ लो और खुद खड़े हो। सरकार से ज़्यादा मतलब सरकार की तरफ से कैश इन्फ्यूजन, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, इसकी उम्मीद ज़्यादा मत करो। और जो माइग्रेंट लेबर है वो तो थक हार कर वापस शहरों में आएगी ही, क्योंकि गांव में काम तब भी नहीं था पहले, अब भी नहीं होगा। ये एक सपना है कि अब हम वापस नहीं आएंगे या गांव में जाकर बस जाएंगे, गांव में हरियाली लाएंगे, हाँ, गांव को हरा भरा बनाएंगे। ये एक बात कहने की बात है। ले देकर फिर प्रवासी जो मजदूर है उसको वापस आना होगा, आना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि जिन राज्यों से वो आते हैं वहाँ पर उनको इतना भी मुहैया नहीं होता जो वो यहाँ कमाते हैं। अब ये राहत पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, सर्वाइवल पैकेज है, या कौन सा पैकेज है? सिर्फ गारंटी पैकेज है? ये आप सोचिए। एक बहस चल रही है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है। उसके इंस्टॉल करने से जो जीपीएस होता है वो और ब्लूटूथ के ज़रिए आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। आपके इर्द गिर्द कौन कौन से लोग थे, आप कहाँ कहाँ गए, वहाँ कौन से लोग थे। अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट होता है, पता चलता है, तो पता चल सकता है कि आप कितने लोगों के संपर्क में आए अगर आप पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो, या जहाँ जहाँ आप गए और डेटा के मुताबिक वहाँ कोई पॉजिटिव था या नहीं था, कोरोना पॉजिटिव। इसको लेकर बहुत सवाल उठाए गए हैं कि ये सेफ़ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। एक फ्रेंच हैकर हैं, उन्होंने तो हैक कर करके बता भी दिया कि मतलब ये गुड हैकर माने जाते हैं वहाँ के। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए कि कैसे भारत का जो आरोग्य सेतु ऐप है ये सुरक्षित नहीं है और ये प्राइवेसी पर, निजता पर हमला है एक तरह से। 3 मई को सरकार ने इसे ज़रूरी कर दिया, आवश्यक कर दिया, सरकारी जो मुलाजिम हैं उनके लिए और जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए, कि इसको लगाना ही पड़ेगा
डाउनलोड करना ही पड़ेगा अपने अपने स्मार्टफोन्स में, वरना जो एम्प्लॉयर है प्राइवेट कंपनी के मुतल्लिक का, उस पर सज़ा हो सकती है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। ठीक है, भारत इकलौती डेमोक्रेसी है जिसने मैंडेटरी बनाया है। पहले मैंडेटरी नहीं था, पहले वॉलंटरी कहा गया था। जो भी इसका पालन नहीं करेगा गाइडलाइंस का, उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सज़ा मिलेगी, और ये सज़ा है 6 महीने की जेल, 6 महीने तक की जेल, और 1,000 रुपये का फ़ाइन ज़रूरी है। ये नोएडा पुलिस ने तो ये कह दिया कि सबके लिए ज़रूरी है, मतलब चाहे वो एम्प्लॉय हो ना हो, अनएम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, हर नागरिक के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप ज़रूरी है। जो इसको डाउनलोड नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब इंडियन रेलवेज़ ने भी जो ट्रेन्स चलाई हैं, एयर कंडीशन ट्रेन, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जो डेटा आपका जाएगा, आपकी लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके जाएंगे, आपकी और भी बातें होंगी, वो कहाँ तक सुरक्षित है, कहाँ तक सेफ़ है, कहाँ तक और हाथों में नहीं जाता। सुनने में आया था कि एक प्राइवेट जो मोबाइल कंपनी है, उसके बाद सारा डेटा चला गया था आधार का, और भी खबरें पहले आई थी ऐसी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2017 की जजमेंट में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का अधिकार, वो एक बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और उसने ये भी कहा था कि जो इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी होती है वो इसी का हिस्सा है, कि जो सूचनाएँ होती हैं, फंडामेंटल राइट है ये, कि जो सूचनाएँ होती हैं खुद से जुड़ी हुई औरों के बारे में, आपकी जो अपनी सूचनाएँ हैं जो आपने स्टोर कर रखी हैं, वो भी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में ही आता है। ठीक है, जबकि ये जो ऐप है इसके तहत वो एक्सेस की जा सकती है। अगर राज्य ने, सरकार ने राइट टू प्राइवेसी में दखल देना है और उसको ज़रूरी बनाना है, तो उसके लिए 3 तरह के मतलब कदम उठाने ज़रूरी है। पहली बात है कि इसको कानून बनाना होगा। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज ऑफ लॉ, मतलब इसका मतलब ये कानून बनाने का मतलब ये है कि संसद जो है वो इसको पास करेगी। हाँ, और इसका मतलब ये होगा कि संसद दखल अंदाजी के बिल को पास कर रही है। जस्टिस BN श्री कृष्णा हैं, उन्होंने ये कहा है कि अंडर व्हाट लॉ डू यू मैंडेट इट ऑन एनीवन, किस कानून के तहत आप ये आरोग्य सेतु ऐप जो है सबके लिए ज़रूरी बना रहे हैं, किस कानून के तहत। अभी तक ये किसी भी कानून के सहारे नहीं चल रहा है। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है, ये उसकी गाइडलाइन है, ये कानून नहीं है। तो ये कानून है ही नहीं, इनका तो ये कहना है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। ये एक प्रोटोकॉल इशू किया गया था जिसमें कहा गया था एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट, एक बनाया गया था। उसने एक ऑर्डर दिया है, एडवाइस नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, ऑर्डर है कि यूज़र का जो डेटा है, जो इस्तेमाल करने वाले का डेटा है, उसको 180 दिन तक स्टोर कर सकती है सरकार अपने पास। अब 180 दिन तो बहुत होते हैं, ठीक है, अगर ट्रेसिंग करनी है तो 180 दिन का एक टाइम लिमिट समझ में आता है। अगर गलत इस्तेमाल करना है, स्नूपिंग करनी है, निगाह रखनी है कोई ख़ास लोगों पर, तब 180 दिन की क्या ज़रूरत है? 1 घंटा ही बहुत है, 2 घंटे बहुत है उसको डाउनलोड करने में। बहरहाल जस्टिस श्री कृष्णा का ये कहना है कि इट इज़ एकिन टू एन इंटर डिपार्टमेंटल सर्कुलर। ये जो ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है, जिसे एम्पावर्ड ग्रुप का ऑर्डर कहा जा रहा है, ये इंटर डिपार्टमेंटल सर्कुलर से ज़्यादा नहीं है। अच्छी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी तक इस सर्कुलर में जिसे ऑर्डर कहा है, ये नहीं बताया गया है कि जिम्मेदारी किसकी होगी अगर इसका उल्लंघन होता है, ब्रीच होता है। ये बात सामने आती है कि हमारा डेटा सारा कहीं और जा रहा है, सुरक्षित नहीं है आरोग्य सेतु ऐप के तहत, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। बहरहाल आधार को लेकर पहले ही हम जान चुके हैं कि उसका डेटा भी चोरी हुआ है और हमारे सारी जानकारी आधार के ज़रिए सरकार के पास है। अभी आरोग्य सेतु ऐप भी है, उससे पहले पैन कार्ड भी था, उससे पहले राशन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है। इतनी सारी पहचानें लेकर भी अगर सरकार को इस ऐप की ज़रूरत पड़ रही है तो इस पर सवालिया निशान है। सरकार की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कभी भी ख़तरे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें इकबाल से चलती हैं, डंडे के ज़ोर पर नहीं चलती। लोग डंडा खा लेते हैं लेकिन
अंदर ही अंदर आग धधकती रहती है। तो इकबाल सरकार का होना चाहिए, इन सवालों के जवाब चाहिए आरोग्य जो सेतु ऐप है इनके मुतालिक, हमारी निजता के मुतालिक। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।